गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे H2O2 की कंसंट्रेशन के बारे में, वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बारे में। ये जो टॉपिक है H2O2 की कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। H2O2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ये हमारा आज का टॉपिक है। H2O2 की स्ट्रेंथ कैसे मेज़र करते हैं, मोलरिटी कैसे निकालते हैं, नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें आना चाहिए। जनरली जब भी H2O2 की कंसंट्रेशन शो की जाती है, आपको लिखा हुआ मिलेगा 10V H2O2 या 5V H2O2 या 20V H2O2। इस टाइप से कोई भी नंबर दे दिया जाता है और V का मतलब है वॉल्यूम। 10 वॉल्यूम H2O2, 5 वॉल्यूम H2O2, 20 वॉल्यूम H2O2। ये एक सिंपल तरीका है H2O2 की कंसंट्रेशन को शो करने का। इसका क्या मीनिंग है? अगर कहीं लिखा हुआ है 10V, इसका क्या मतलब है? अगर कोई H2O2 का सॉल्यूशन है और उस पर लेबलिंग की हुई है 10V, तो इसका क्या मतलब होगा? H2O2 डिकम्पोज हो जाता है H2O में और ऑक्सीजन में। इसलिए इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको 10V H2O2 सॉल्यूशन गिवन है, तो इसका मतलब होगा कि इस सॉल्यूशन का 1 लीटर ऑक्सीजन के 10 लीटर लिबरेट करता है। अगर ये सॉल्यूशन आपको 20V H2O2 गिवन है, तो इसका मतलब होगा कि H2O2 के सॉल्यूशन का 1 लीटर डिकम्पोज होकर के ऑक्सीजन के 20 लीटर लिबरेट करेगा। यानी कि किसी भी H2O2 के पहले जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ लिखी होती है, जो नंबर लिखा होता है, ये हमें बताता है कि अगर H2O2 का 1 लीटर वॉल्यूम डिकम्पोज हुआ तो उस केस में इतने लीटर गैस लिबरेट होगी, ऑक्सीजन। दैट इज़ द वेरी सिंपल डेफिनेशन अबाउट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। कि किसी भी H2O2 सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्या मीनिंग है? इसका सिंपल मीनिंग है कि H2O2 डिकम्पोज होकर के H2O और ऑक्सीजन लिबरेट करता है। और आपके पास अगर NV H2O2 है, इसका मीनिंग होगा कि H2O2 का सॉल्यूशन का 1 लीटर वॉल्यूम डिकम्पोज होकर के ऑक्सीजन के N लीटर लिबरेट करेगा। ये एक बात हुई। H2O2 के लिए जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है मोलरिटी या नॉर्मलिटी को लेकर के। और जो हम फार्मूला देंगे उसमें डेरिवेशन का कोई यूज़ नहीं है, कभी यूज़ नहीं है, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोलरिटी और नॉर्मलिटी का एक डायरेक्ट क्वेश्चन होगा और डायरेक्ट ही आपको आंसर निकालना है। तो अगर मोलरिटी निकालनी हो तो डेट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10V 5V जो भी उन्होंने दे रखी है, डिवाइडेड बाई 11.2। और अगर नॉर्मलिटी निकालनी हो तो फॉर्मूला बनता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 5.6। इन दो फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ करके हम किसी भी H2O2 सॉल्यूशन की मोलरिटी या नॉर्मलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमसे कहा कि 10V H2O2 सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी? मोलरिटी निकालने के लिए हमने कहा वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 11.2, सो 10/11.2 m, दैट इज द मोलरिटी ऑफ 10V H2O2 सॉल्यूशन। अगर नॉर्मलिटी पूछी जाए तो 10/5.6 n सॉल्यूशन। इसका मतलब है ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है, जगह जगह आपको यूज़ करना पड़ सकता है कि हम मोलरिटी और नॉर्मलिटी डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं।
एक चीज़ और, कई बार परसेंट स्ट्रेंथ पूछ ली जाती है कि अगर H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे करके परसेंट स्ट्रेंथ पूछे तो फिर क्वेश्चन क्या बनता है। परसेंट स्ट्रेंथ के लिए क्वेश्चन गिवन है 10V H2O2 सॉल्यूशन आपको दे रखा है, फाइंड आउट परसेंट स्ट्रेंथ। परसेंट स्ट्रेंथ का मतलब हम जान लें, वेट ऑफ H2O2 डिजॉल्व्ड, वेट लेंगे हम ग्राम में, डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये परसेंट स्ट्रेंथ का मीनिंग है, यानी कि हमें 100 ml H2O2 सॉल्यूशन में कितना H2O2 डिजॉल्व है ग्राम में, ये हमें कैलकुलेट करना है, वही हमारी परसेंट स्ट्रेंथ है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 10V सॉल्यूशन गिवन है और सबसे पहले इसकी मोलरिटी निकाल लीजिए। मोलरिटी आ जाएगी 10/11.2, दैट इज मोलरिटी। इसका मतलब है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में हमने 10/11.2 मोल्स ऑफ H2O2 डिजॉल्व किए हैं। अगर इसे वेट में चेंज करें तो 10/11.2 इंटू H2O2 का मोलर मास कितना होता है, H2O2 का मोलर मास हो गया 34 और ये आ गया ग्राम डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम 100 ml में वेट निकालना चाहते हैं तो वेट ऑफ H2O2 इन 100 ml सॉल्यूशन ये बन जाएगा 10 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 11.2 इंटू, अब ये जो वेट था दैट इज़ वेट ऑफ H2O2 इन 1000 ml, हमें चाहिए 100 ml में, तो इस वेट को अगर 10 से डिवाइड कर दें दैट विल अपीयर इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आ गया 34/11.2 and that is almost equal to 3. So 3% is the percent strength. 3% is the percent strength of H2O2 solution. तो यहाँ पर एक डायरेक्ट फार्मूला भी हम परसेंट स्ट्रेंथ के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैसे निकाला, जब भी आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी हो तो सिंपल बात हो जाएगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ यहाँ लिया आपने, डिवाइड मल्टीप्लाइड विथ 34 डिवाइड बाई 11.2 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 3%। तो परसेंट स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बिल्कुल रेडी है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इंटू 34 डिवाइडेड बाई 11.2 इंटू 10 दैट इज परसेंट स्ट्रेंथ। मोलरिटी का फॉर्मूला वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 11.2, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 5.6। ये H2O2 के बारे में हमने जाना कि हम परसेंट स्ट्रेंथ, मोलरिटी और नॉर्मलिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के बारे में थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन, H2O2 की मोलर स्ट्रेंथ, मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालने के बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं। क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ 10V H2O2 सॉल्यूशन।
हमें 10VH2O2 सॉल्यूशन की परसेंट स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। इसके लिए सबसे पहले डेंसिटी निकालनी है। इसके लिए डेंसिटी निकालने के लिए हम पहले मोलरिटी निकाल लेते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी का फॉर्मूला वॉल्यूम स्ट्रेंथ से 10/11.2, दैट इज मोलरिटी। वी नो वेरी वेल मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन GMM इनटू वॉल्यूम इन ml और ऊपर 1000। अगर आप इसे लीटर में लेंगे तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन V इन लीटर। तो ये आ जाता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इंटू 1/GMM। और ये यूनिट बन गई डेंसिटी। तो डेंसिटी रो से कहिए या डायरेक्ट कर दीजिए, डेंसिटी अपॉन GMM। सो डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड, दैट विल बी मोलरिटी इंटू GMM। और मोलरिटी की वैल्यू कितनी आई है? 10/11.2। और यहाँ पर GMM होता है 34, और ये हो जाएगा 340 डिवाइडेड बाई 11.2, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इन ग्राम पर लीटर। इस तरीके से हम H2O2 सॉल्यूशन की डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। हमने मोलरिटी, नॉर्मलिटी, परसेंटेज स्ट्रेंथ और डेंसिटी, ये चारों वैल्यू H2O2 के निकालने की सीख ली है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट PPM के बारे में, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का क्या मीनिंग है? PPM इसकी फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को कहाँ यूज़ करते हैं? ट्रेस अमाउंट, बहुत माइन्यूट अमाउंट जो होता है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। पॉल्यूटेंट, जैसे कि एनवायरनमेंट में कितना क्लोरोफॉर्म है, कितना SO2 है, इसके लिए PPM का यूज़ किया जाता है। PPM एक बहुत ही छोटी यूनिट है। ये मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶ करके भी निकाली जा सकती है। ये भी PPM हो सकता है। और कभी कभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से भी हम PPM कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी PPM कैलकुलेट करना हो, इसका मतलब होता है कि पर 10⁻⁶ पार्ट में सॉल्यूट का कितना पार्ट है, डैट इज़ कॉल्ड PPM। और PPM का यूज़ हमने बताया ट्रेस अमाउंट के लिए, पॉल्यूटेंट्स के लिए, बहुत छोटे अमाउंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स की कंसंट्रेशन के लिए। PPM को कैलकुलेट करने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसका थोड़ा एग्जांपल समझ में आ जाए कि PPM कैसे निकालना है। एक क्वेश्चन है, a sample of drinking water was formed to be contaminated with chloroform. The level of concentration was 15 ppm. क्लोरोफॉर्म
वाटर में अवेलेबल है 15 ppm और क्वेश्चन में हमें दिया गया कि इसमें आप मास परसेंटेज निकालें और मोलैलिटी निकालें। दैट इज क्वेश्चन कि क्लोरोफॉर्म की कंसंट्रेशन वाटर के अंदर 15 ppm है और हमें मास परसेंट और मोलैलिटी निकालनी है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाई 15 ppm? 15 ppm का मतलब है कि 15 ppm इसकी कंसंट्रेशन है। कब? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। सही है, इसका मतलब है 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में 15 पार्ट है। ठीक है, आप ये पार्ट ग्राम ले सकते हैं, वॉल्यूम ले सकते हैं। तो 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा? 15/10⁶ पार्ट। परसेंट निकालना हो, मास परसेंट निकालना है तो पार्ट भी मास ही लेंगे, तो पार्ट को आप मास ही कैलकुलेट लेके करके चलेंगे। तो 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में 15/10⁶ इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻⁴%। तो अगर हमें क्लोरोफॉर्म की ppm वैल्यू दे रखी है, हम इसे मास परसेंट में चेंज कर सकते हैं ये अप्रोच लगा करके कि 10⁶ ग्राम में 15 ग्राम है, 1 ग्राम में 15/10⁶ ग्राम होगा और 100 ग्राम में 15/10⁶ इंटू 100 होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 15 इंटू 10⁻⁴%। अब इसी का दूसरा पार्ट जिसमें हमें मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है उसे देख लेते हैं। अगर मोलैलिटी कैलकुलेट करनी हो, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन GMM इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में दे रखा है तो ऊपर 1000 कर देंगे, ये मोलैलिटी है। तो हमने कहा कि 15 ppm है, इसका मतलब है 15 ग्राम आप क्लोरोफॉर्म का वेट मान लीजिए। GMM कितना होता है क्लोरोफॉर्म का? CHCl3 का मास दे रखा है 119.5, इसकी वैल्यू पुट कर दी। और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट सिंपली 10⁶ ग्राम में से आप अगर 15 ग्राम माइनस करोगे तो ये कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है। इसको हम 10⁶ ही लिख सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है 10⁶ के कंपेयर, तो इसमें से इसको माइनस करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनटू 100, इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूँ 100/119.5 इंटू 10⁶, और ये सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो आप निकाल सकते हैं बहुत आराम से। इसकी मोलैलिटी आपको मिल जाएगी। तो 119.5 इंटू 10⁻⁴ दैट इज़ द मोलैलिटी। इस तरीके से हम ppm से मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं। एक बात और, अगर हम एक छोटा सा जनरलाइजेशन लें, 1 kg का मतलब होता है 10⁻³ ग्राम और डैट इज़ इक्वल टू 10⁶ मिलीग्राम। तो 1 kg का में 1 मिलीग्राम ये एक पार्ट है और ये जो है 10⁶ पार्ट है।
इसलिए अगर किसी भी 1 kg वेट में कोई सॉल्यूट 1 मिलीग्राम मिलाया जाए तो उसकी कंसंट्रेशन 1 ppm होगी। इसी तरीके से अगर हम लीटर की बात करें तो वो 10⁶ माइक्रोलीटर के बराबर है। डैट इज इक्वल टू 10⁶ माइक्रोलीटर, क्योंकि वहाँ पर 1 मिलीलीटर, मिली अगर लेंगे 10⁻³ पार्ट होगा, और यहाँ पर मिलीग्राम जो होगा तो अगर 1 मिलीग्राम मिलाया तो ये 1 ppm होगा, और अगर यहाँ पर 1 माइक्रोलीटर मिलाया 1 लीटर में तो फिर इसकी वैल्यू भी 1 ppm होगी। तो जनरल बात क्या हुई बच्चों? जनरल बात ये हुई कि अगर हमने 1 kg वेट में कोई सॉल्यूट 1 मिलीग्राम ऐड किया है तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन 1 ppm होगी। इसी तरीके से अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 माइक्रोलीटर ऐड किया है देन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 1 ppm। आज हमने H2O2 की कंसंट्रेशन के बारे में जाना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है, मोलरिटी, नॉर्मलिटी और परसेंट स्ट्रेंथ, डेंसिटी, और ppm के बारे में जाना। ppm से मास, परसेंट और मोलरिटी कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चों।